ओम ओम। उपस्थित विद्वजन, छात्र और छात्राएं, जो अभी डेवलपमेंट की बात हो रही थी, यूएन जो काम कर रहा है वो एजेंडा 2030 मैंने भी पढ़ा तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। सबको शिक्षा होगी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, सबको स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं होंगी, शुद्ध पेयजल मिलेगा, आवास की अच्छी व्यवस्था होगी, बड़े बड़े नगर बसाए जाएंगे, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। गरीबी मिटेगी, अशिक्षा मिटेगी, कुपोषण मिटेगा। उसको ध्यान से पढ़ करके मैंने यूएन महासचिव को एक पत्र लिखा था। एजेंडा 2030 हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट है, उनको इंग्लिश में भेजा था। यूनाइटेड नेशन रिव्यू एंड सॉल्यूशन, ये मैंने सबसे पहले माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को भेजा था, जो एचआरडी स्टेट मिनिस्टर थे, आपने देखा होगा, पुलिस कमिश्नर थे मुंबई में पहले। मैं हमारे ट्रस्ट के वो प्रधान संरक्षक हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। एक सेना के कर्नल को भेजा था, रिटायर थे और वो बड़े रिसर्चर हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी इसको तो आप दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजिए। इसमें यूएन की पोल खोली है सारी, यूएन हो चाहे WTO हो चाहे WHO हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्वामी दयानंद जी बुला रहे हैं, इसको बोल उनका भाषण है वहाँ। हाँ, इनको बताने 10-15 मिनट आता हूँ। हाँ, उनको कहते एक वक्ता के बाद कर दें तो ठीक रहे। मैं बोलता हूँ। हाँ, तो पहले सभी छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी वेबसाइट है vaidicfish.org, उस पर ये पूरा लेटर है, उसको पढ़ सकते हैं। दुनिया के 200 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मेल किया। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, केंद्र सरकार के, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी के एमएलएज, यूपी के आधे एमएलए जिनके आईडी मिले, और डाक से किन किन को भेजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, भारत के सभी मुख्यमंत्री, सभी डीजीपी, सभी मुख्य सचिव, सभी राज्यपाल और राजस्थान के सभी कलेक्टर और एसपी को भेजा। और पीएम के नाम एक लेटर भी लिखा कि इस एजेंडा को रोकिए, नहीं तो भारत गुलाम हो जाएगा। कहीं से कोई उत्तर क्यों नहीं आया? एकदम शांति कैसे, सन्नाटा कैसे? इसको आप पढ़िएगा, ये बहुत बड़ी साजिश है। रही बात वैदिक की, आधुनिक जो विचारधारा है, वो ये विचारधारा ये कहती है कि मैं एक रोबोट हूं, जड़ हूं। लेकिन ध्यान रखिए, ये पूंजीपति स्वयं को रोबोट नहीं मानते, हमको रोबोट मानते हैं। रोबोट को पैसा इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? वो हमको रोबोट मानते हैं, हमको कीट पतंग मानते हैं, हमको गुलाम मानते हैं। इसलिए वो हमारा उपयोग करना चाहते हैं, हमारी संपत्ति को छीनना चाहते हैं, हमारा शोषण करना चाहते हैं। कल ये बता रहे थे, दुनिया के कितने 20 लोगों के पास 90% संपत्ति। मेरे एक मिलने वाले आईटी कमिश्नर दिल्ली में, उन्होंने नोएडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वैदिक मैनेजमेंट पर, और मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित थी। मैंने मना भी किया था, मैं मैनेजमेंट का व्यक्ति नहीं हूं, मैं फिजिक्स पर बोल सकता हूं।
कि आप जो बोलोगे वो विषय रहेगा। आईटी कमिश्नर ने कहा कि 2 व्यक्तियों के पास 80% संपत्ति है। अभी सिटिंग आईटी कमिश्नर, रिटायर नहीं है। रिटायर तो बोल देते हैं, सिटिंग वाले बोलने की हिम्मत कम करते हैं। तो ये एजेंडा उसी के लिए है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी कि घटी पिछले 50 सालों में? बोलिए, बढ़ी। और रोग बढ़े कि घटे? तो स्वास्थ्य सुविधा बढ़ी? कहां बढ़ी? स्वास्थ्य कहां बढ़ा? डॉक्टर बढ़े, उसके साथ रोग बढ़े, इसका मतलब डॉक्टरों की दिशा गलत है या उनकी नीयत खराब है। स्कूल बढ़े, साथ में अज्ञानता बढ़े, इसका मतलब स्कूलों की दिशा ठीक नहीं है। दवाई बढ़े और वो एक कहावत है ना, दवा ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, इसका अर्थ है कि डॉक्टर ठीक नहीं है, दवाई ठीक नहीं है। हमें विचारना पड़ेगा। जो लोग हमको यह सिखा रहे हैं कि आत्मा नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, वो लोग आत्मा को तो मानते हैं, परमात्मा तो नहीं मानते। वो लोग अपने को सजीव मानते हैं, इसलिए वो लूट रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई एजेंडा है हमको मूर्ख बनाने का। वैदिक संस्कृति क्या कहती है कि हम सब मनुष्य परमपिता परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए सभी समान हैं। इसलिए मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, हम सबको मित्र के समान प्रेम से देखें। वेद में एक उदाहरण दिया है कि जैसे घोंसले में पक्षी रहता है वैसे हम रहें। घोंसले में 2 परिवार नहीं रहते, एक ही परिवार रहता है घोंसले में। तो वेद कहना चाहता है कि सारी दुनिया के लोग एक परिवार की तरह रहें। और प्रेम कैसे करें? जैसे नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े से, बछड़ी से करती है। गाय मर जाएगी लेकिन बछड़े की जान को जोखम नहीं आने दे। ऐसे प्रेम करें, ये वैदिक संस्कृति ने दिया। और वैदिक संस्कृति ने क्या दिया? सब कुछ ईश्वर का है, उसका उपभोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक। दूसरे का लालच मत करो। अपने अधिकार, दूसरों के अधिकार, अपने कर्तव्यों को सदैव याद रखें। दूसरों के अधिकार और अपने कर्तव्य, आज अधिकारों की मांग हो रही है, कर्तव्यों की मांग तो होती नहीं। अगली बात, हम कम से कम साधनों में जीने का अभ्यास करें, क्योंकि साधन सीमित हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने सोचा कि जितनी भी हम ऊर्जा ले रहे हैं, पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, पेट्रोलियम का है, खानों का, खनिजों का है, सारा पेट्रोलियम निकल जाएगा, अंदर वैक्यूम नहीं होगा क्या? प्लेटें खिसकेंगी नहीं क्या? भूकंप आएंगे नहीं क्या? ये प्रकृति ने, ईश्वर ने पेट्रोलियम क्या इसलिए भरा था कि इसका हम ईंधन के रूप में उपयोग करें? क्या आज तक जियोलॉजिस्ट ने यह प्रयास किया कि डीजल पेट्रोलियम क्यों है अंदर? किसी के भी अंदर से अगर वैक्यूम कर दिया जाए, वो निश्चित ही प्रभावित होगा। नीचे भी हम खाली कर रहे हैं, और स्पेस में रेडियो प्रदूषण हो रहा है। रेडियो प्रदूषण भी, अंदर भी प्रदूषण, और रासायनिक, भूमि का, वायु का, जल का तो प्रदूषण है ही। तो जो विकास है, मैंने किसी दुकान पर, कपड़े की दुकान पर बाहर एक बोर्ड पढ़ा था, फैशन के जमाने में गारंटी की इच्छा न करें। आपने भी कहीं पढ़ा होगा सर? तो मैं कहता हूं, विकास के जमाने में जीने की इच्छा न करें। या तो विकास कर लो या जी लो, एक चुनना पड़ेगा रास्ता। ये विकास का मॉडल गलत है। अगर मैं कहूं कि आपको 10 करोड़ की गाड़ी में, यहां से 10 करोड़ की गाड़ी मिलेगी आपको यहां से जोधपुर जाना, लेकिन एक्सीडेंट अवश्य होगा, एक्सीडेंट अवश्य होगा। और आप घोड़ा गाड़ी में जाएंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे 10 दिन में, तो आप किससे जाना चाहेंगे बोलिए? घोड़ा गाड़ी या 10 करोड़ की गाड़ी?
सब जान रहे हैं कि धरती मिटने वाली है। ये भी खबरें पड़ी, मेरे पास हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं कि कुछ लोग सीमेंट को सुरक्षित कहां चंद्रमा में कर रहे हैं, चंद्रमा पे कॉलोनियां बसा रहे हैं, मंगल पर रहने की योजना बना रहे हैं। इस धरती को कचरा करके चंद्रमा को कचरा करनी चाहिए। अपने घर में रहना आता नहीं, पड़ोस के घर में रहेंगे, ये घर गंदा हो गया, रहने लायक नहीं। हॉकिंग कहते कहते मर गया, जाते समय कहा कि धरती 100 साल नहीं चलेगी, दूसरी किसी गैलेक्सी में खोजो। उस स्टीफन हॉकिंस को हमने चैलेंज किया था ब्लैक होल पर, और उस व्यक्ति ने स्वीकार की अपनी गलती, मेरा नाम तो नहीं लिया। भारतीय खगोल शास्त्री आवास मित्रा जी थे भाभा एटॉमिक सेंटर में, उन्होंने ब्लैक होल पर रिसर्च पेपर लेके उनका नाम नहीं लिया। खैर ये लंबी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं ये धरती किस कारण से खतरा बनी। आज से पहले चूल्हे जलते थे, बहुत सारे पशु थे। आज आपको लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई जाएगी धीरे धीरे, अंत्येष्टि संस्कार पर पाबंदी लगाई जाएगी धीरे धीरे। देखना ये कानून बनेंगे, और ये बात मैंने इस एजेंडा 2030 में भी बताया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रदूषण करती है, इस पर नोबेल पुरस्कार मिलता है फिजिक्स का। ये 2020 की बात या 2021 या 20 में, इसका फिजिक्स से रिलेशन ऐसा नोबेल कभी नहीं मिला। मैं पिछले कई वर्षों से 2017 से नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिलता है, मेरे पास कोई ना कोई फोन आता है, इस पर आपका क्या कहना। एक बार 17 में तो चैलेंज भी किया था, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम आपको उत्तर नहीं दे सकते, हम समर्थ नहीं है। वो कहानी नहीं बताऊंगा, इस पुस्तक में पढ़ लेना। जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड पर मिला, तब मुझे लगा कि दिशा गलत हो गई। अब ये नोबेल भी पूंजीपतियों के हाथ के इशारे से मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को डराओ, लकड़ी जलाने पाबंद करो, मीथेन से डराओ, पशुओं को मारो, पशुओं खत्म करो। वीगन भी उसी एजेंडा का एक अंग है, पशुओं का उपयोग होने करें मरेंगे। इसलिए वैदिक संस्कृति ने दिया कि मांसपेशियों की ऊर्जा ही सबसे निरापद ऊर्जा है। चाहे मनुष्य के मांसपेशियों की ऊर्जा हो, चाहे पशुओं की मांसपेशियों की ऊर्जा हो। अगर आप कहेंगे कि हम बैलगाड़ी में रहते थे पहले, वो भी उसकी चर्चा में इतना कर दूं कि हमारे लोग ध्रुव तारे तक की यात्रा करते थे। महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, लेकिन कहीं रेडिएशन का प्रभाव नहीं था। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी, तो दूसरी टेक्नोलॉजी उसके सुरक्षा के लिए भी थी, प्रदूषण नहीं होता था। असुरों की टेक्नोलॉजी, रावण की टेक्नोलॉजी हो, या दुर्योधन की टेक्नोलॉजी हो, किसी की टेक्नोलॉजी हो, प्रदूषण तो कोई नहीं करती थी। एक टेक्नोलॉजी बता दूं जिससे प्रदूषण